खबर विस्तार के साथ कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज मोदी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में करीब 1 दर्जन मंत्रालय अपने काम का लेखा जोखा पेश कर सकते हैं। साथ ही ईरान युद्ध से उपजे हालात पर भी चर्चा होने की संभावना है। डिटेल्स के साथ हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। जी लक्ष्मण, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कहें मंत्रिपरिषद की बैठक जो हो रही है वो ऐसे समय में हो रही है जो पूरी दुनिया में ईरान युद्ध को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अपील जनता से की थी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप के दौरे से प्रधानमंत्री वापस लौटे हैं, और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब खासतौर से कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होगा कि पिछले 2 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया है। इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रालय हैं जिनके सचिव अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डीपीआईटी, अलग अलग जो मंत्रालय हैं, समाज कल्याण से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, वो इसमें प्रेजेंटेशन देंगे। ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ये सब अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे पिछले 2 साल में क्या किया गया है। और साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या है, इस पर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। आगे की रणनीति इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान युद्ध से हालात काफी नाजुक हो चुके हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए, इसकी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की थी कि स्थिति से निपटने के लोगों को क्या क्या करना चाहिए, वो अपील जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उस पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पे यूरोप दौरे से प्रधानमंत्री आए हैं, तो वहां पे किस तरह से निवेशकों के बीच में उत्साह रहा, वहां किस तरह से लोगों ने भरोसा जताया भारत के विकास के ऊपर, इस पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर उनके तरफ से अधिकारी की तरफ से बताया जाए कि आखिर यूरोप दौरे में क्या क्या उपलब्धियां रही। और एक और चीज, चूंकि यहां पे 26 मई को मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार गिनाना चाहती है। आने वाले दिनों में इसको लेकर खास अभियान चलाया जाएगा। तो माना जा रहा है कि इस बैठक में, मंत्रिपरिषद की बैठक में, इस पर भी चर्चा हो। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, ये कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच ये बैठक हो रही है, लेकिन कैबिनेट में फेरबदल के ऊपर कोई चर्चा होगी इस बैठक में, मुझे इसकी संभावना कम दिख रही है। और इस बैठक को फैसला लिया जाएगा, उसकी भी संभावना कम दिख रही है। जी लक्ष्मण, इससे आप पर और अपडेट हम आगे भी लेंगे क्योंकि बैठक तो अभी चल रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पूरी हो गई है, लेकिन ये यात्रा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत में निवेश के लिए बड़े मौके लेकर आई है। दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से हुई मुलाकातों के बाद भारत में अरबों डॉलर के नए निवेश को लेकर सहमति बनी है। लक्ष्मण से और समझेंगे हम कि इससे कितना फ़ायदा होगा देश को। तो लक्ष्मण, ये दौरा रहा, अलग अलग देशों में गए, यूरोप में काफ़ी सारे डील्स, एग्रीमेंट, ये सब कुछ साइन हुए हैं। इनफैक्ट यूएई से शुरुआत हुई थी उसकी। तो कुल मिलाकर किस तरह का निवेश आएगा, कितना निवेश आएगा, कब तक ये निवेश भारत में पूरा होगा, क्या जानकारी है इस बारे में? प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर गए थे, 5 देशों का दौरा किया। वहां पे अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग देशों के अलग अलग कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके सीईओज के साथ बैठक की। करीब 50 कंपनियों के, दिग्गज कंपनियों को जिनका दुनिया भर में बोलबाला है, दुनिया भर में कारोबार है, उनके सीईओज के साथ बैठक की और उनसे अपील की कि भारत में इस वक्त निवेश करने का बहुत सही मौका है और फिर यहाँ पे निवेश करने का माहौल कैसे है, सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, उसकी जानकारी दी। उसके बाद जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये कि इन कंपनियों के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो नए इन्वेस्टमेंट है अपने मौजूदा कंपनियों के विस्तार योजनाओं को लेकर के या फिर इन कंपनियों की तरफ से भारत में जो नया निवेश किया जाएगा वो करीब $40 बिलियन का हो सकता है, यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन कंपनियों की तरफ से निवेश भारत में हो सकता है। निवेश 2 तरीके से हो सकता है, एक जो उनका पहले से प्लांट है या कारोबार है उसको ज्यादा फैलाएंगे, या फिर नए सिरे से प्लांट लगाएंगे, यानी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों सेक्टर में यहां पर वो निवेश कर सकते हैं। यूएई की तरफ से 45,000 करोड़ रुपए यानी $5 बिलियन के फ्रेश इन्वेस्टमेंट यानी नए निवेश करने का यहां पे वादा किया गया है। जो कंपनियां दरअसल यहां पे जिनके सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, अगर उनकी क्षमता को देखा जाए तो इन 50 कंपनियों, जिनके ग्लोबल कंपनियां, जिनके सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, उनका नेट वैल्यूएशन जो है वो करीब 2.7 से लेकर $3 ट्रिलियन तक है। यानी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, $3 ट्रिलियन तक इन 50 कंपनियों का नेट टर्नओवर वैल्यूएशन है। और उन कंपनियों ने
वादा किया है कि भारत में निवेश करेंगे और उनका निवेश खासतौर से आपको भारत के विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में अलग अलग जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है उसकी तरफ होगा। आईटी सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, इस ऐसे दूसरे जो इमर्जिंग सेक्टर है वहां भी ये कंपनियां निवेश करेंगी। इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा खुल गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस 5 देशों के दौरे के बाद। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी संभावना है, जैसा लक्ष्मण बता रहे हैं, ओपन हो गई एक बड़े निवेश के लिए जो कि भारत में आ सकता है। वैसे एक और सवाल अब पूछा जा रहा है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, और इस सवाल का जवाब अब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। जो टॉफ़ी 1983 से हमारे और आपके बीच है, उसने सिर्फ 2 दिनों में लोकप्रियता का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसकी कल्पना खुद उसे बनाने वाली कंपनी पार्ले ने भी कभी नहीं की होगी। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के इस वीडियो ने ब्रांड को इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ग्लोबल ऐड कर दिया है। अब इस कूटनीतिक मिठास के बाद क्या सच में बाजार में मेलोडी की दीवानगी बढ़ गई है? क्या लोग दुकानों पर जाकर मेलोडी मांग रहे हैं? देखिए अहमदाबाद से हमारे सहयोगी केतन जोशी की ये मेलोडी रिपोर्ट। ऑनलाइन में तो पार्ले का खास करके ये मेलोडी ब्रांड है आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन ऑफलाइन में क्या स्थिति है वो मैं जानने के लिए आया हूं अहमदाबाद के एक जनरल स्टोर में। कितनी बड़ी डिमांड है आइए हम जानते हैं कंपनी के अहमदाबाद के जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे। भाविन भाई बताइए, पिछले 2 दिन में किस तरह की डिमांड बढ़ी है? हमारे पास टोटल 1900 आउटलेट है अभी रिसेंटली, और 2 दिन से जब से मोदी साहब ने बोला है तो हमारे पास से डिमांड बहुत बढ़ रही, इंक्वायरी बहुत सारी आ रही है अभी। तो हमने कंपनी से बात किया है कि हमारा स्टॉक फुलफिल करना है, तो कंपनी ने प्रॉमिस दिया है ऐसा कि आपकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी मेलोडी का? हाँ, कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी, वो प्रॉमिस कर दिया है, तो कंपनी प्रोडक्शन अच्छा बढ़ाएगी। बिल्कुल। तो अब हम इस जनरल स्टोर के ओनर से बात करते हैं। राजू भाई ये बताइए कि यहाँ आपके यहाँ तो मेलोडी दिख रही है, तो क्या डिमांड नहीं है, क्या कहेंगे? मेलोडी का जब से मोदी साहब ने गिफ्ट दिया है तब से ये अपने मेलोडी चॉकलेट का डिमांड बढ़ा है। पहले से भी चलता था, उससे भी ज्यादा चल पड़ा है, और डिस्ट्रीब्यूटर ने भी साथ दिया है और कंपनी भी एक्स्ट्रा माल देने के लिए तैयार है। तो डिमांड कैसी रहती पिछले? बहुत ज्यादा हो गई है अभी। तो यहाँ ऑफलाइन में भी कुछ ऐसा ही सिनारियो है। लोग जैसे जैसे पता चलता है ये मेलोडी खाने के लिए आते हैं, और इसकी प्राइस अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी अगर आप ये छोटी सी अगर किसी को लेनी हो तो कितने में दे सकते हैं? 100 रुपीज का पैकेट है, 100 पीस आएगा इसके अंदर। ये रिटेल प्राइस है? 1 रुपया रिटेल प्राइस है, और 1 रुपये में मोदी जी ने दुनिया जीत ली। तो ये है पूरा सिनारियो। मेलोडी ब्रांड है वो काफी पॉपुलर हो गई है कंपनी की, और आने वाले समय में भी इसकी बिक्री को बढ़ता हुआ देखकर कंपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला और सुनहरा अध्याय। एक मंच एक विजन देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10 बजे से सिर्फ CNBC आवाज़ पर। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। CDSCO ने चेतावनी दी है कि इस पर एक्शन होगा, साथ ही इसका प्रचार प्रसार पर भी कार्रवाई की जाएगी। डिटेल के साथ है हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। तो दीपाली, क्या कहा है CDSCO ने इसके बारे में? देखिए विपिन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों काफी तेजी से ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, जहां पर ब्यूटी क्लिनिक्स या फिर वेलनेस सेंटर्स ऑफर करते हैं इंस्टेंट ब्यूटी या फिर इंस्टेंट ग्लो, इसके अलावा एंटी एजिंग। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि इंजेक्शन बेस्ड इलाज किया जा रहा है और इस तरह से उसे मार्केट में लाया जाता है कि वो एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। अब इसी पर ही जो नेशनल रेगुलेटर अथॉरिटी है CDSCO, उसने एतराज जताया है।
पूरे मामले का खुद संज्ञान लेते हुए सीडीएसओ ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें साफ किया गया है कि कोई भी कंपनी अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के नाम पर इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट करती है तो वो पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि देश का जो कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें ड्रग्स और कॉस्मेटिक की परिभाषा अलग अलग है। कॉस्मेटिक की बात करें तो कॉस्मेटिक वो प्रोडक्ट्स है जिसको आप अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर बाहरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं जिस तरह का ट्रीटमेंट ब्यूटी का दिया जा रहा है वेलनेस सेंटर्स और ब्यूटी क्लिनिक्स की तरफ से कि वो आपको इंजेक्शन लगाते हैं और बताते हैं कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। हालांकि सीडीएसओ ने यह भी कहा है कि उनके पास शिकायतें भी आ रही थी कि जब किसी ने इस तरह का इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट लिया है उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, साइड इफेक्ट्स हुए हैं, इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जी हुई है। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए अब साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी कंपनी इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तौर पर करती है तो कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना के साथ साथ जेल का भी प्रावधान शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए। आरबीआई ने लोन रिकवरी प्रक्रिया को लेकर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। नियमों का मकसद बैंक, एनबीएफसीज और डिजिटल लैंडिंग कंपनियों की रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, मानवीय और जवाबदेह बनाना है। खासतौर पर रिकवरी एजेंटों द्वारा होने वाली बदसलूकी, धमकी और उत्पीड़न को रोकने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में रिकवरी के लिए फोन का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही तय किया गया है। किसी तरह की धमकी, गलत भाषा और गाली गलौज के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगेगी। ग्राहक के रिश्तेदारों या दोस्तों से अनावश्यक संपर्क न करना और लोन लेने वाले की प्राइवेसी का सम्मान करना जैसे नियम अब शामिल हैं। फिलहाल आरबीआई ने इस पर सभी पक्षों की राय मांगी है और ये नियम 8 अक्टूबर से लागू किए जा सकते हैं। तो लोन रिकवरी को मानवीय बनाने और इसमें होने वाली गुंडागर्दी को बंद करने के लिए आरबीआई ने और क्या नियम बनाए हैं, क्या है इनकी डिटेल्स और इसमें आप अपनी राय कैसे दे सकते हैं, विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे आज के कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आरबीआई बंद करेगा लोन वसूली में गुंडागर्दी। अब बात कर लेते हैं बाजार की। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव रहा। कल की तेजी के बाद आज निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ। कैसा रहा आज का बाजार, पूरा हाल बता रही डिटेल में कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, अगर बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो बाजार का मूड माहौल आज के सत्र में हमें एक रेंज बाउंड का उसमें दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी की बात करी जाए तो फ्लैट क्लोजिंग यहां पे देखने को मिली है। हालांकि बैंकिंग शेयर्स में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप फ्लैट था और स्मॉल कैप में अच्छा रिवाइवल आज के सत्र में देखा गया है। इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में आज अच्छी खासी जो रौनक है वो देखने को मिली है। करीबन 0.25% का इजाफा यहाँ पे पीएसयू बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। रियलिटी अगेन आज अच्छा कामकाज करता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड नरम हुआ है जिसके चलते हमें ऑयल एंड गैस में भी एक तेजी का मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ हम बात करें आईटी की, एफएमसीजी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो ग्रासिम, इंटरग्लोब एविएशन, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज ऑटो तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। लूजिंग पॉकेट में बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा और साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा जो हमें दबाव है वो आज के सत्र में देखने को मिला है। रियलिटी शेयर्स की हमने जैसे कि बात की, आज यहाँ पे अच्छा खासा जो मोमेंटम था वो बनता हुआ दिखाई दिया है। फिनिक्स मिल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय और शोभा में अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिली है। और अगर हम बात करें केमिकल शेयर्स की तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो आज के सत्र में देखा गया है। दीपक नाइट्राइट और इसके अलावा एल्काइल एमाइंस और फॉस्केओ इंडिया में भी आज जो कमजोरी है वो देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाजार का मोमेंटम डिसेंट साइड पे रहा है। रुपए में लगातार गिरावट के बाद आज रिकवरी देखने को मिली है। कल के रिकॉर्ड लो से रुपए में हल्का सा सुधार देखने को मिला है। वहीं ब्रेंट में आज हल्की नरमी रही। ब्रेंट का दाम फिसलकर 105 बैरल प्रति डॉलर के नीचे पहुंच गया। $105 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया। ज़्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता, जो बता रही हैं कि अब यहाँ से ब्रेंट में क्या दिखाई दे रहा है।
वेल आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा बेटर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखी। ओवरनाइट 5% की गिरावट थी और आज दिन में एशियन यूरोपियन मार्केट्स में कच्चे तेल में और फिसलन देखने को मिली। 104 का स्तर भी एक बार हमने यहाँ पर टूटता हुआ देखा और उसी का एक फ़ायदा यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया है। वेल यूएस और ईरान शायद एक पीस डील के आसपास रह सकते हैं। इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल में आएगा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। इन सारे क्यूज़ के साथ फिलहाल बाजार काम कर रहा है। रुपए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से इंटरवेंशन भी हमने आता हुआ देखा और जो कल का लो था 96.96 उससे सीधा उछल के 96.03 के आसपास हमने आज रुपए को कारोबार करते हुए देखा। ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन लगातार जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं वो यही दर्शाती हैं कि रुपए को यहाँ पर और सपोर्ट किया जाएगा। जहाँ तक आरबीआई की बात है, ऐसा काफ़ी सारी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आरबीआई कंसिडर कर रहा है कि आगे जाकर भी यहाँ पर वो रुपए को स्टेबलाइज करें। इसमें इंटरेस्ट रेट मूव्स शामिल हो सकते हैं, करेंसी स्वैप्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स की तरफ से जो डॉलर सेल्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती हैं। तो काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए जा सकते हैं रुपए को सेव करने के लिए। नियर टर्म में रुपया थोड़ी सी और गिरावट शायद आपको दिखा सकता है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में अगर डॉलर इंडेक्स 100 या उसके नीचे गिरता है तो आप देखेंगे कि रुपए में थोड़ी सी और बढ़त देखने को मिल सकती है। इमीडिएट में बाजार को लगता है 95.5 और अगर यहाँ पर कच्चा तेल 95 के आसपास आता है तो फिर रुपया यहाँ पर 92-93 तक भी देखने को मिल पाएगा। तो थोड़े से अप्रिसिएशन के साथ आज यहाँ पर कारोबार, बेहतर इक्विटी मार्केट्स, बेहतर बॉन्ड मार्केट्स, बेहतर रुपए और कच्चे तेल की गिरावट का असर इन सभी एसेट क्लासेस पर। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमकते भविष्य के लिए सितारे अनुकूल हैं। 2047 तक भारत विकसित देश के रूप में उभरेगा। इसी के साथ रुपए की घटती कीमत पर गोयल ने बताया कि सरकार रुपए की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और कई सारे कदम उठाने पर विचार भी। We are monitoring the situation. All the various arms of government are working as a team. Several steps are under consideration. The situation is globally quite challenging, but we have the confidence and the courage of conviction that we'll come out winners even in this challenging time. खबरें 7 साल बाद पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। पीओके के मुजफ्फराबाद में हमजा बुरहान को गोली मार दी गई। हमजा बुरहान की पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। हालांकि हमजा बुरहान को किसने मारा ये साफ नहीं हो पाया है। हमजा बुरहान को आतंकी नेटवर्क में डॉक्टर भी बोला जाता था। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर भीषण गर्मी की चपेट में है तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह भी दी गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शिमला में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज कर लिया गया है, जहां तापमान 30.5 डिग्री तक पहुंच गया। शिमला, सोलन, कांगड़ा और ऊना में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। इधर दक्षिण भारत में अगले 3 से 4 दिन में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर आज रीपोलिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। फाल्टा विधानसभा के कुल 285 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की करीब 35 कंपनियों को तैनात किया है। दरअसल चुनाव के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप के बाद यहां का मतदान रद्द कर दिया गया था। आज पुनर्मतदान के बाद मतगणना 24 मई को की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर टीएमसी उम्मीदवार पहले ही आज के इस चुनाव से बाहर हो गए थे। तमिलनाडु में आज विजय कैबिनेट का विस्तार हुआ, जो कांग्रेस के लिए भी ऐतिहासिक रहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 23 विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। विजय की टीवी के पार्टी के 21 विधायकों और सहयोगी कांग्रेस के 2 विधायक राजेश कुमार और पी विश्वनाथन को नई सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ऐसा 59 साल में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस तमिलनाडु में किसी गठबंधन सरकार का हिस्सा बनी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अब फाइनल दौर में पहुंच गई है। साथ ही अपने चिर परिचित अंदाज में ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अगर डील नहीं हुई तो मिलिट्री एक्शन होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो डील को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। इससे पहले व्हाइट हाउस ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया था। कल ही अमेरिकी सरकार ने कहा था कि 2 या 3 दिन में बातचीत पूरी कर ली जाएगी। इधर ईरान अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के माध्यम से उन्हें अमेरिका का प्रस्ताव मिल गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां ने कहा है कि डिप्लोमेसी के सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन दबाव डालकर ईरान से आत्मसमर्पण की कोशिश एक भ्रम साबित होगी। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर लगातार खबरें जारी हैं और साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप विजिट करके एक क्लिक पे जान सकते हैं ताज़ा, नई और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।